हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। तो बच्चों, हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक संचयन कर चुके हैं, स्पर्श भी हमारी हो चुके हैं। अब हमने अपनी जो नई बुक स्टार्ट की है वो है क्षितिज। उसका भी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वो चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा जो मैं रीड करवा रही हूँ आप सबको। तो अगर आपको नहीं है तो उसको एक बार फिर से देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो जो आज का हमारा लेसन है वो है ल्हासा की ओर। ये राहुल सत्यकांत की लिखी हुई एक कथा है जिन्होंने ये लिखी है, और आप लोग भी पूरा इसको रीड कीजिए जिसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो हमारी जो आज की जो कथा है वो इस प्रकार है, यानी जो हमारा चैप्टर है वो इस प्रकार है। यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी क्लीपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। तो ये कहानी नेपाल और तिब्बत के व्यापारिक संबंध की है जो यहाँ बताया गया है। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा परित्यक्य पे एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। बच्चों, ये जो जिन्होंने इस कथा या इस कहानी को लिखा है वो अपनी जीवनी यानी कि बता रहे हैं कि वो चीन के रास्ते में उन्होंने क्या किया। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। न औरतें पर्दा कहीं करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोटी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन यानी खोटी कहते हैं जिसको, उसमें रख के आपको दे देगी। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ चाहे अपरिचित आदमी भी हो वह घर के पूरा अंदर जा सकता है। अगर आप उसको सूखी चाय या जो मसाला बताया वो दे देंगे तो वहाँ चाय बना देगी। मतलब सब कुछ खुला था, कोई जाति पाति ऐसा कोई बंधन नहीं था। औरतों के लिए भी घूंघट रखना या पर्दा प्रथा नहीं थी। सिर्फ जो भिखमंगे ऐसे दिखाई देते तो उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आपको यकीन नहीं होना तो फिर आप उस चाय को वहाँ पास बैठ के बनवा सकते हैं। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उस दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पे सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। हमें सबसे विकट डाटा थोड़ला पार करना था, यानी सबसे कठिन जो रास्ता था ना थोड़ला का वो पार करना था। टांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। एक जगह का नाम है टांडे, वो सबसे खतरनाक जगह। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून को हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पे मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब इतनी सुनसान जगह थी कि अगर किसी आदमी को मार भी दिया जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं थी।
सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते ही कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। मतलब यहाँ जो लेखक है वो अपने आप को भिखमंगे बता रहे हैं और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कंची यानी दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। यानी जो कवि थे वो अपने आप को भिखमंगे बता रहे हैं और जब भी ऐसा कुछ होता तो अपनी टोपी निकाल के ऐसे कुची यानी दया करके पैसा यानी भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पे सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। यानी 16-17 मील का आगे का जो हमारे रुकने का स्थान था वो 16-17 मील दूरी पे था। मैंने सुमती से कहा कि यहाँ से लटकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पे सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी ली और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुंदर तल से 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पे डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजा हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। यानी हमारा जो पहाड़ों पे चढ़ना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन जब उतरते हैं ना तो फटाफट उतर जाते हैं। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकान के कारण ऐसा हो रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दौकीन वस्तु की तरह अपने घोड़े पे झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे घर पूछने में पता चला कि लटकोर का रास्ता दाहिनी वाला था। यानी कि लेखक गलत रास्ते पे चल पड़े, क्योंकि उसका जो घोड़ा था वो धीरे धीरे चल रहा था। गलत रास्ते पे चल पड़े। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमती इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूँ डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमती को जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लटकोर में वह एक अच्छी जगह पे ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्का पीर मिला। मतलब जो उनका साथी था उसका घोड़ा सही था, वो आगे निकल पड़े थे और जो लेखक थे उनका घोड़ा पीछे रह गया। तो उनके दोस्त को उन पर गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं कितनी यहाँ चाय को गर्म कर चुका हूँ, कितनी सारी टोकरी यानी कि 2 टोकरी वो जो लकड़ियाँ थी वो फूंक चुका हूँ और तुम अभी तक नहीं आए। तो उसने मतलब जो दोस्त था उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था और जल्दी ही शांत भी हो जाता था। अब हम तिरडी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। उसी पहाड़ी का नाम था तिहड़ी समाधिगिरी। आसपास के गांव में सुमती के कितने भी यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया में लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े में बोध गया का गंडा बना लेते थे। यानी कि गोल गोल जो बनाते हैं ना कपड़े को, उसको बोला गया है यहाँ।
बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आस-पास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे हैं और तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत ही कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े में के सिर को ढाक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। और 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चले रहे थे। ललाट धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा था। फिर हमने पीठ पे अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। बच्चों, जो पहाड़ की चढ़ाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके लिए हमें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, तभी हम मतलब ये सब कर पाते हैं। वहाँ हमें सर्दी, गर्मी, धूप जब है वो सब उसका सामना करना पड़ता है। यद्यपि सुमति के परिचित तिरडी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी बिहार जो होते हैं, जो साधु के रहने की जगह होती है, उसको कहा है मठ, हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता, जिसके लिए मजदूर बेगार में ही मिल जाते हैं। खेतों का इंतजाम देखने के बाद वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। इसका मतलब बच्चों यही है कि जो जागीरदार थे ना, वो खुद खेती करते थे और कुछ मतलब जो कोई आदमी होते थे काम करने वाले, उनके अपने यहाँ रख लेते थे और मतलब खुद ही राजा के समान ही होते थे। शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु ही बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मतलब कंजूर का मतलब है जो बुद्ध की वचन का अनुवाद किया हुआ, वो रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जानने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वे वहाँ गए। मैंने समझा था कि 2 या 3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिरडी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पे उठाया और भिक्षु नशे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर था वो आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा मुश्किल था, यानी थोड़े से शब्द मुश्किल थे, थोड़ी सी जगह के नाम मुश्किल थे, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। आप इसको 2 बार रीड करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसमें ज़्यादा वैसे कुछ समझाने वाला नहीं था। ये एक जो लेखक है, उन्होंने अपनी आत्मकथा यानी कि अपनी जो यात्रा थी तिब्बत की, उसके बारे में हमें बताया है। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके सॉल्यूशन मैं अगली क्लास में आप सब लोगों के लिए लेके आऊँगी। और एक बार के लिए इतना ही। फिर से एक नई क्लास के लिए मैं आपसे फिर से मिलती हूँ।